अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं आज एक बहुत मुनफरद मौजू आपके लिए लेकर आया हूँ। ये मुनफरद इस लिहाज से है कि इस पर पहले कभी कोई बात नहीं हुई। इस पर पहले कभी किसी ने लिखा नहीं है। किताबों में मौजूद है, रिकॉर्ड्स में मौजूद है, लेकिन उसको एक जगह पे जमा नहीं किया गया। तो मौजू ये है, केटू, जिसको दुनिया का सबसे मुश्किल और खौफनाक और जानलेवा पहाड़ कहा जाता है, उस पर आज तक कितने कोह हैं जो अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। मैं आपको ये बताऊंगा उनमें से कितने पाकिस्तानी हैं और उन पाकिस्तानियों के नाम क्या हैं और वो कैसे केटू पर चले गए। मैं आपको ये पूरी तफसील से बताता हूँ। शुरू करते हैं केटू पर जान देने वाले कोह। केटू पर सबसे पहली जो हलाकत रिकॉर्ड की गई वो 30 जुलाई 1939 में हुई, जब अमेरिका का एक कोपेमा डुडले वेड बीमारी से चला गया। बहुत बुलंदी पे पहुंच गया था वो, और उसके बाद उसको बुलंदी की बीमारी लगी और उसी बीमारी में वो चला गया। ये सबसे पहली हलाकत थी केटू पर जो हुई 30 जुलाई 1939। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि केटू पर आज तक जो कमो बेश अंदाज़ा है, इसमें थोड़ी सी माइनस प्लस हो सकता है, क्योंकि ये रिकॉर्ड जमा करना बड़ा मुश्किल था। तो 91 कोपेमा हैं जो केटू पर अपनी जान दे चुके हैं। बाज़ रिकॉर्ड्स में ये 97 तक चला जाता है और 95 भी है, और बाज़ कहते हैं शायद 90 हैं। तो कमो बेश जो मेरे पास लिस्ट आई है, जो मैंने जमा की है मुख्तलिफ़ जगहों से, वो 91 बन सकी है। हो सकता है कि इससे ज़्यादा हों या कुछ वेरीफाई ना हो सके हों। बहरहाल उन 91 का मैं आपके सामने ज़िक्र करूँगा। चले चलते हैं आगे। सबसे पहली जो मैंने बताया आपको, 30 जुलाई 1939, अमेरिका का डूडले वेड। ये एक अमेरिकन एक्सपीडिशन थी जो केटू पर आई 1939 में। उसमें 30 जुलाई को ये डूडले वेड चला गया, और उससे अगले ही दिन 3 नेपाली शर्पा जो नेपाल से आए थे इनके साथ, वो भी जान की बाजी हार गए। तो 31 जुलाई 3 और चले गए, यानी कि 30 जुलाई को एक और 31 को 3, टोटल 4 लोग जो हैं ये 2 दिन में चले गए। और ये सबसे पहली हलाकत रिकॉर्ड हुई थी केटू पर। इससे आगे हम चलते हैं कि जो 91 का रिकॉर्ड है मेरे पास, उसमें से किस तरीके से है, यानी किस किस मुल्क के कितने कोपेमा हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी हैं, उनकी तादाद 8 है। स्पेन, उसमें भी 8 है। उसमें एक कोपेमा का थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल आता है कि वो बास्क है। स्पेन के करीब एक छोटा सा सूबा है और रियासत कहा जाता है उसे, बास्क एक उसका है, बाकी स्पेन। तो ये टोटल 8 गिनेंगे अगर हम उसको भी काउंट करते हैं तो। कोरिया के 7, रूस के भी 7, नेपाल के जो नेपाली शर्पा हैं वो 6 हैं। उसके बाद अमेरिका और उसके बाद अमेरिका और के भी 7 हैं। अब हम आगे चलते हैं। इटली, इंग्लैंड, पोलैंड, फ्रांस, इनके 4 4 हैं। उसके बाद आते हैं जर्मनी, यूक्रेन, ऑस्ट्रिया, जापान, कनाडा, इनके 3 3 कोपेमा हैं। इसके बाद हम नीचे चलते हैं तो स्वीडन, बल्गारिया, इसके 2 2 हैं। और ऊपर चलें तो न्यूजीलैंड, रोमानिया, सर्बिया, आयरलैंड, ईरान, किर्गिस्तान, नॉर्वे, चिली और आइसलैंड, इनके एक एक कोपेमा जो हैं वो केटू पर जान की बाजी हार चुके हैं। और अभी ये चिली और आइसलैंड के तो अभी मोहम्मद सतवारा के साथ ये भी चले गए। तो ये टोटल 91 बनते हैं जो केटू पर गुम हुए हैं, या जो केटू पर अपनी जान दे के गए हैं। इसके बाद अगर हम इसको मज़ीद तफसील में देखते हैं कि ये जो 91 चले गए हैं इनमें किस तरीके से है, तो इसमें जो वाक़यात हुए हैं, कुछ वाक़यात इसमें बहुत बड़े हुए हैं केटू पर, जिस पे कहा जाता है कि ये केटू की तारीख के सबसे खौफनाक वाक़यात थे। यानी कि कोई एक दिन ऐसा था जिसमें सबसे ज़्यादा हादसा हो गया, या कोई एक महीना ऐसा था जिसमें सबसे ज़्यादा हादसे हुए,
या फिर एक साल ऐसा था जिसमें सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो जान से चले गए। तो मैं इसको मैंने छोटा सा एक रफ सा आइडिया बनाया, तो उसको मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। इसमें सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक साल था, जो जानलेवा साल था, वो 1986 था। ये बहुत मशहूर साल है, क्योंकि इस साल केटू पर इतने ज़्यादा हादसे हुए कि ये साल केटू का सबसे बदतरीन साल कहा जाने लगा था इसको। इसमें टोटल जून, जुलाई और अगस्त, इन 3 महीनों में पे दर पे केटू पर जो कोहपेमा है वो जाते चले गए, और इसकी तादाद थी टोटल 13 कोहपेमा जो हैं वो 1986 में केटू पर अपनी जान की बाजी हारे। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे सबसे खौफनाक साल आता है, जो सबसे जानलेवा साल आता है, वो 2008 है। 2008, अगस्त 2008, ये सबसे एक ही हाँ जी, एक ही महीने में, बल्कि एक ही दिन में सबसे ज़्यादा जो हादसा हुआ है केटू पर, वो 2 अगस्त 2008 है। ये बड़ा जानलेवा साल था। मुझे याद है मैं उन दिनों स्कर्दू में था। मैं अभी वापस आया ही था केटू की तरफ से, कोरियन कुछ थे उनके साथ था, मैं वापस आया। अभी मैं स्कर्दू में बैठा हुआ था, तो मुझे हादसे की खबर मिली कि केटू पर यह हादसा हो गया है। और इसी हादसे में टोटल 11 लोग एक ही दिन में, यानी कि 1986 में तो 3 महीनों में 13 लोग थे, 13 कोहपेमा थे। इसमें एक दिन में 11 कोहपेमा चले, और इसमें बहुत बड़े बड़े नाम थे, अपने वक्त के बहुत बड़े क्लाइंबर थे। तो 2 अगस्त 2008 को 11 कोहपेमा अपनी जान की बाजी हारे। इसमें मुझे याद है एक कोरियन कोहपेमा भी थे जो इसमें चले गए। बेसिकली इसमें 4 थे कोरियन, उनमें से एक कोहपेमा जो इस हादसे में बच गए थे, और कैंप 4 के करीब वो कहीं बचे, वापस आए, फिर वो कोरिया चले गए। और मुझे अच्छी तरह याद है कि फिर बाद में उन्होंने, मैं कोरिया में था, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने वापस पाकिस्तान जाना है। तो उन्होंने वजह मुझे ये बताई कि हुआ ये था कि जब मैं कैंप 4 से ऊपर मैं फंसा हुआ था, तो मैं अपने आप को बिल्कुल नाउमीद हो गया था कि अब मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन ऐसा हुआ कि एक पाकिस्तानी जो ऊपर से नीचे आ रहा था, उसने मुझे देखा कि मैं मुश्किल में हूँ, तो उसने मुझे कहा है कि आप पहले चले जाओ। तो इतनी मुश्किल थी कि एक वक्त में एक बंदे का वहाँ से नीचे उतरना मुमकिन था। तो उसने पहले बड़ी मुश्किल से मुझे नीचे उतारा, जबकि वो ख़ुद भी बड़ी मुश्किल हालत में था। उसने मुझे नीचे उतारा। जब मैं थोड़ा सा नीचे महफूज जगह पर पहुँचा, तो मैंने फिर उसको इशारा किया कि अब आप नीचे आइए। लेकिन जैसे ही मैंने ऊपर उसकी तरफ देखा, तो ऊपर से एक बर्फ़ का तोता गिरा और वो उसके अंदर चला गया। तो मेरे लिए वो एक बड़ा लम्हा था कि वो जा सकता था, लेकिन उसने उस वक्त ख़ुद गुजरने की बजाय मुझे नीचे उतारा और अपनी जान दे दी, यानी उसने अपनी जान दे के मुझे बचा लिया। तो मैं असल में अभी जो ज़िंदा हूँ, मैं उसकी वजह से ज़िंदा हूँ। तो मैं वापस जाना चाहता हूँ वहाँ पाकिस्तान। वो बेसिकली वो शमशाल के कोहपेमा थे। मुझे उनका नाम सही तरह से भूल रहा है, शायद मेहरबान करीम था, मेहरबान करीम, जिनका हादसा 2 अगस्त 2008 को हुआ था। तो वो फिर मैंने शमशाल में मैंने रब्ता किया मेहरबान करीम की फ़ैमिली से। उसकी बेवा वो आई, उनके छोटे छोटे बच्चे थे, उनको हमने पस्सू में बुलाया। और ये जो कोरियन कोहपेमा थे, ये कोरिया से मेरे साथ पाकिस्तान गए। वहाँ पे फिर उन्होंने उसको काफ़ी मदद की, उसको कुछ तोहफे भी दिए, और इस तरीके से उसने कोशिश की कि मैं जो अभी ज़िंदा हूँ, मेरी जो जान भी बच पाई है, जो जिस बंदे की वजह से है, मैं उनकी फैमिली के लिए कुछ कर पाऊँ। तो वो वाक़या मुझे अभी तक याद है। मैं स्कर्दू में था जब ये हादसा हुआ, और बड़ा ही जानलेवा हादसा, क्योंकि उसमें से बहुत सारे कोहपेमा थे जिनको मैं मिल चुका था रास्ते में आते जाते हुए स्कर्दू में, वो सब मुझे मिले थे, और फिर ख़बर आई कि वो नहीं रहे। तो ये दूसरे नंबर पे जो सबसे खौफनाक हादसा 2 साल जो था, वो 2 अगस्त 2008 था। इसके बाद जून और जुलाई 2004, इसमें 7 कोहपेमा जान की बाजी हारे। बल्कि इससे पहले अगर हम चलते हैं तो 13 अगस्त 1995,
ये भी एक बहुत मुश्किल साल था जिसमें 7 कोपेमा चले गए दुनिया से। और उससे इसी महीने इसी साल जुलाई में 2 और कोपेमा, यानी कि इस साल टोटल 9 कोपेमा दुनिया से चले गए 1995 में, जिसमें से 2 जुलाई में और उसके बाद अगस्त में 7। फिर आगे चलते हैं तो जून जुलाई 2004 इसमें भी 7 कोपेमा थे। फिर इससे आगे चलें तो 13 अगस्त 2006 इसमें भी 4 कोपेमा अपनी जान की बाजी हारे। 5 फरवरी 2021 अभी हमारे सामने जो वाक़या हुआ है, इसमें 5 कोपेमा हैं टोटल बेसिकली। एक कुछ दिन पहले जनवरी में हुआ था, फिर उसके बाद 4 जो एक ही दिन में, एक कैंप 3 से नीचे उतरते हुए, और 3 जिसमें मोहम्मद इज़्ज़त पारा, पाब्लो और जॉन स्नोरी थे, ये 3 ऊपर गुम हो गए। तो ये टोटल 4 थे जो 5 फरवरी को हुए, और जनवरी में एक हुआ था, तो इस साल भी 5 हादसे हो चुके हैं, और ये सर्दियों में ये वाक़या हुआ है। तो ये अहम वाक़या थे K2 पर जान जाने के जो चले गए। और इसमें सबसे ज़्यादा जो वाक़यात हैं वो नीचे उतरते हुए हुए हैं। इसमें जो 91 मेरे पास रिकॉर्ड है, उसमें तकरीबन कोई 81 के करीब ऐसे हैं कोपेमा जो वापस आ रहे थे सर करके, उनकी जान चली गई। तो ये तकरीबन 90% के करीब बनता है, शायद इससे थोड़ा सा ज़्यादा हो। तो ये K2 पर हादसे हुए हैं 91 कोपेमाओं के। अब मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ, पाकिस्तानियों का जिक्र करता हूँ अलहदा से, उनका नाम लेके कि कौन कौन से पाकिस्तानी हैं और किस तरीके से कहाँ पर उनकी जान गई। K2 पर जो सबसे पहला पाकिस्तानी जिसकी जान गई कोपेमा 9 जून 1979 79, इनका नाम अली है रिकॉर्ड के अंदर, और सन ऑफ काजम के साथ भी लिखा हुआ है। ये क्रेवस में गिर गए थे और नहीं मिल पाए। उसके बाद 19 अगस्त 1981 19 अगस्त 1981 लश्कर खान ये भी गिर गए थे। उसके बाद 4 अगस्त 1986 मोहम्मद अली, इनको पत्थर लगा था और मौके पर ही चले गए। 13 जुलाई 2002 शेर अजमान, ये एक एवालांच में चले गए थे। 22 जुलाई 2002 उसी साल मोहम्मद इकबाल, ये भी बुलंदी से गिरे और गिरते ही चले गए। 2 अगस्त 2008 जो मैंने अभी जिक्र किया, जो बहुत खौफनाक दिन था, जहां बेग ये गिर गए थे, और कहते हैं कि शायद ये भी बॉटल नेक के कहीं करीब ही ये हादसा हुआ था, कैंप 4 से ऊपर हुआ था इनको भी। और उसके बाद मेहरबान करीम, ये भी 2 अगस्त 2008 को, यानी पहले जहां बेग और फिर मेहरबान करीम, दोनों एक ही दिन। मेहरबान करीम जिनका मैंने अभी जिक्र किया, पहले जहां बेग गिरे हैं, उसके बाद दूसरी या फिर जो तीसरी सैरक गिरी है पत्थर को बर्फ़ की, उसमें ये गए हैं मेहरबान करीम। और उस 2 अगस्त 2008 उसके बाद अभी ये जो हादसा हुआ है, जिसमें 5 फरवरी 2021 मोहम्मद अली सतपारा ये गुम हो गए हैं बॉटल नेक के कहीं करीब करीब। कहाँ गुम हुए हैं अभी तक कुछ पता नहीं है, अल्लाह करे कि वो मिल जाएं। आज ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जीबी में, जिसमें जीबी की इंतज़ामिया थी और उसके बाद साजिद अली सतपारा थे उनके बेटे, उन्होंने ऑफिशियली ये डिक्लेयर कर दिया है कि अब उनके मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। तो अब हम उनको ज़िंदा नहीं जान पाते। हालांकि कोपेमा जो हैं, मशहूर कोपेमा जो हैं, बड़े कोपेमा जो माहिर हैं, वो तो यही कहना शुरू हो गए थे उसी दिन कि 10 से 12 घंटे या 15 घंटे या मैक्सिमम 20 घंटे अगर कोई और ऑक्सीजन थी या जो भी थी, तो उसके बाद भी अगर नहीं मिल पाए तो इसका मतलब उनके ज़िंदा रहने की उम्मीद बाकी नहीं थी। लेकिन कोशिश जारी रही, और चूँकि जब जान चली जाती है
तो बड़ा मुश्किल होता है कि जब तक आखिरी कोशिश ना कर ली जाए, ऐलान ना कर दिया जाए, तो उसका यकीन कर लेना। लेकिन हकीकत तो यही होती है कि जो उसी वक्त सामने आ जाती है कि अब मुमकिन नहीं है। लेकिन एक जज्बात होते हैं जिसके तहत ऐलान नहीं किया जाता, जिसके तहत कहा नहीं जाता, तो खैर हकीकत तस्लीम करनी ही पड़ती है। और आज उसका ऐलान कर दिया गया है। तो मोहम्मद अली सतपारा 5 फरवरी 2021। तो ये टोटल हैं 8 पाकिस्तानी जो K2 पर चढ़ते हुए या वापस आते हुए जिनकी जान चली गई। ये टोटल मैंने आपको 91 कोपेमा बताए हैं, जिसकी अभी मैंने आपको थोड़ी सी लिस्ट दी। इसके बाद एक और बहुत दिलचस्प चीज़ है, रिकॉर्ड के हवाले से मैं आपको बता दूं, और मेरा ख्याल है कि ये काफ़ी आप लोगों के लिए होगी कि दुनिया में जो 14 पहाड़ हैं 8000 मीटर से ऊपर, उनमें जो हादसात हुए हैं कोपेमाओं के, वो किस तरह से हुए हैं और किस पहाड़ पे कितने कोपेमा अब तक जान अपनी हार चुके हैं। उसमें अगर हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा एवरेस्ट पर हलाक हुए हैं। असल में सबसे ज़्यादा तो एवरेस्ट पर है, लेकिन एवरेस्ट को सबसे ख़तरनाक नहीं समझा जाता। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे इतने ज़्यादा लोग जाते हैं, इतने ज़्यादा लोग चढ़ते हैं कि उसमें अगर तादाद ज़्यादा भी है तो वो परसेंटेज के हिसाब से या रेशो के हिसाब से वो इतनी ज़्यादा नहीं बनती। जैसे K2 पर 400 के करीब कोपेमा सर कर चुके हैं, और उसमें 91 के करीब, यानी कि कोई आलमोस्ट 24-25%, हर 4 में से एक कोपेमा जो है K2 पर अपनी जान की बाजी हार चुका है। तो ये 25% के करीब बनता है, जो बहुत ज़्यादा है। इसके बरक्स एवरेस्ट, जिस पर 307 कोपेमा जो हैं वो अपनी जान की बाजी हारे हैं, लेकिन ये 307 इस तरह से है कि एवरेस्ट पर टोटल 9000 कोपेमा सर कर चुके हैं। तो उस 9000 में से तकरीबन 307 जो हैं वो चले गए। तो उसकी जो परसेंटेज है वो बहुत कम बनती है। तादाद ज़्यादा ज़रूर है लेकिन फ़ीसद कम है। इसलिए अभी जो मैं आपको लिस्ट बताऊंगा वो नंबर के हिसाब से है कि सबसे ज़्यादा किस पर, फिर उसके बाद आपको बताता हूँ। एवरेस्ट सबसे ज़्यादा है 307। उसके बाद K2 पर है 91। उसके बाद नांगा पर्वत पर है 89। मनासलो ये भी नेपाल में है, इस पर 84 हैं। धौलागिरी 1 ये भी नेपाल में है, इस पर 82 हैं। एनापूर्णा 1 नेपाल में, इस पर 73। कंचनजंगा दुनिया की तीसरी बड़ी चोटी, एवरेस्ट पहले नंबर पर, K2 दूसरे नंबर पर और कंचनजंगा तीसरे नंबर पर, इस पर 58 कोपेमा हैं। चोयू ये भी नेपाल में है, इस पर 52 हैं। मकालो नेपाल में, इस पर भी 40 हैं। गशाब्रू 1 ये पाकिस्तान में है, इस पर 34 कोपेमा हैं। इसके बाद ब्रॉड पीक ये भी पाकिस्तान में है, ये पाकिस्तान की तीसरी बड़ी चोटी है। K2 नागा पर्वत के बाद ब्रॉड पीक का नंबर आता है, और ये यहाँ पे 34 हैं। उसके बाद शशपंगमा जो है, जो 8000 मीटर्स की जो लिस्ट है उसमें सबसे आखिरी जो चोटी है, सबसे कम बुलंद 8000 मीटर में शशपंगमा आती है, तो उस पर 31 कोपेमा है। उसके बाद लोत्से ये भी नेपाल में है। शशपंगमा जो है जो नेपाल और चाइना दोनों में है, यानी ये दोनों तरफ से इसकी कोपेमाई होती है, और बाज़ इसको चाइना में ही गिना जाता है, लेकिन ये दोनों में है, चाइना में भी और नेपाल में भी। बेसिकली ये इंडिया का बॉर्डर भी इसको लगता है शशपंगमा को। उसके बाद आता है लोत्से पर 31 कोपेमा है। लोत्से ये भी नेपाल में है। इस पर मेरे जो मोस्ट फेवरेट और जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है और मेरे आइडियल कोपेमा है जर्जी ककूस का, वो भी लोत्से में अपनी जान की बाजी आ रहे थे, और वो भी डेथ जोन में था। 8200 या 300 के ऊपर वो गुम हो गए थे और आज तक नहीं मिल पाए। उसके बाद गशाब्रू 2 पाकिस्तान की 5वीं और आखिरी नंबर की 8000 मीटर वाली चोटी, इस पर 23 कोपेमा है। तो ये टोटल जो मेरे पास नंबर ऑफ डेथ आ रही है ये तकरीबन 1018 है।
ये एक मुख्तात अंदाज़ा है, इसको हम हतमी नहीं कह सकते, क्योंकि बाज़ ऐसा होता है कि बेस कैंप पर कोई हलाकत होती है या कहीं और होती है या रिकॉर्ड नहीं आ पाता, और ये मुश्किल हो जाता है बाज़ वक्त गिनना, क्योंकि इससे पहले रिकॉर्ड भी नहीं होते थे। तो ये ज़्यादा जो स्टैटिस्टिक्स की गेम है पहाड़ों के ऊपर, ये 1980 के बाद ज़्यादा बेहतर अंदाज में आई। इससे पहले इतना रिकॉर्ड नहीं रखा जाता था। तो हो सकता है कि 1980 से पहले बहुत सारे कोपेमाए जो हैं गुम हुए हों, हलाक हो गए हों, जंग की बाजी हार गए हों, या क्या हुआ, और उनका रिकॉर्ड आज तक हमारे पास नहीं है। तो बहरहाल जो रिकॉर्ड के मुताबिक जो मैंने अभी बताया, तो ये टोटल 1018 कोपेमा बनते हैं जो 8000 मीटर वाली चोटियों पे जान की बाजी हार चुके हैं, जिसमें एवरेस्ट और K2 दो पहले और दूसरे नंबर की चोटी, यहाँ पे भी उनकी तादाद जो है जान की बाजी हारने वालों की पहले और दूसरे नंबर पर ही है। ये टोटल है जो आपको अभी मैंने लिस्ट दी है। इसमें कोपेमाई जो है बेसिकली ये देखने की बात, ये मैं बता दूं आपको कि कोपेमाई कोई आसान खेल नहीं है। बेसिकली कोपेमाई को मौत का खेल ही कहा जाए तो बेहतर है। ये बहुत हिम्मत, बहादुरी और जुर्रत का खेल है, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि हम मौत को गले लगाने जाते हैं या मरने जाते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें मौत के खदशात बहुत ज़्यादा होते हैं और पता होता है कि हो सकता है मेरे साथ ये वाक़या हो जाए, लेकिन इसके बावजूद कोपेमा जाते हैं, वो बाज नहीं आते। यानी कि इतनी बहादुरी है कि उनको डर होता है कि मैं हो सकता है कि मैं जान से चला जाऊं, लेकिन इसके बावजूद वो बड़े शौक़ से जाते हैं, बड़ी हिम्मत से जाते हैं। इसको मैं कुछ इस तरह से मिसाल दे के वाज़े करूँगा कि जब जंग होती है तो महाज जंग पे जो फ़ौजी है उसकी सबसे पहली ख्वाहिश होती है कि मैं महाज जंग पे जाऊँ और मैं वहाँ पे गोली खाऊँ और मैं अपने मुल्क के लिए जान दूँ। उसे पता होता है कि मैं वापस शायद ना आ पाऊँ, लेकिन उसके बावजूद वो जाना चाहता है। इसी तरह अगर मैं कोपेमाई को देखूँ तो कोपेमाई पर जो कोपेमा जाते हैं उन्हें पता होता है कि हम मौत की तरफ जा रहे हैं, शायद मैं ना आ पाऊँ, लेकिन वो कहते हैं कि जब हम कोपेमाई की तरफ जा रहे हैं, हम कोपेमाई करने जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, और अगर हमें मौत आ जाए तो इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए। क्या एक सिपाही के लिए सबसे मुश्किल वक्त होता है कि वो अपने घर में, सड़क पर, हस्पताल में बीमारी से एड़ियाँ रगड़ कर जान दे, जबकि सबसे अजीम जो उसकी जान है वो ये है कि वो मैदान जंग में हो। इसी तरह कोपेमा ये कहते हैं कि हमारे लिए ये बड़ा मुश्किल है कि हम वापस तो आ जाते हैं, बड़े खुश भी होते हैं, खुशकिस्मत भी होते हैं, लेकिन अगर पहाड़ों में जान चली जाए, हमारी बुलंदियों में, बर्फ़ों के अंदर, तो ये हमारे लिए बड़ा अच्छा और हमारे लिए एक बड़ा एजाज़ की बात होती है, एक कारनामा होता है। जैसे मैस्नो ने कहा था कि जो कोपेमाई की प्लानिंग करते हैं, किसी पहाड़ को सर करने की तैयारी करते हैं, और उन तैयारी के अंदर अगर वो मौत को डिस्कस नहीं करते, मौत को अपनी प्लानिंग में शामिल नहीं करते, तो वो बहुत बेवकूफ़ हैं और उनकी जो तैयारी है वो नामुकम्मल है। इसलिए जब भी आप किसी पहाड़ को सर करने की प्लानिंग करें, तो जैसे ही हम दूसरी चीज़ों को डिस्कस करते हैं, अपने सामान को की तरफ देखते हैं, अपने बजट को देखते हैं, तो इसी तरह मौत को भी डिस्कस करें। जो नहीं करता वो हकीकत से नज़रें चुरा रहा होता है। जो वापस आ जाता है उसकी किस्मत है, और उसको खुशकिस्मत कह सकते हैं कि वापस आ गया। लेकिन जो चले जाते हैं वो भी अपने आप को खुशकिस्मत ही समझते हैं, और जो कोपेमा बाकी आते हैं, अफसोस तो होता है, लेकिन रश्क भी आता है कि जाना तो था ही। तो एक यादगार कि जिसको दुनिया सराहे, जिसको दुनिया याद करे, वो एक ऐसी ज़िंदगी से चले गए। तो कोपेमाई जो है ये मौत को गले लगाने वाला खेल है, यानी बहादुरी से आप पहाड़ सर करते हैं, जिसमें तमाम तर खदशात को आप अपने सामने रखते हैं, फिर भी डरते नहीं हैं।
फिर भी पीछे नहीं हटते और चले जाते हैं। ये बहादुरों का खेल है, आम लोगों का खेल नहीं है ये। कोपेमाई, मैं ये कहूँगा कि कोपेमाई जो है, अगर उसको खेल कहते हैं, अगर उसको खेल कहा जाए तो ये जैसे कहते हैं जी पोलो बादशाहों का खेल है, तो कोपेमाई जो है ये बहादुरों का खेल है। और कोई खेल ऐसा नहीं है जो इतनी ज़्यादा बहादुरी से खेला जाता हो। ये मैंने आपको अभी थोड़ी सी कोपेमाई में होने वाली जो बात हैं उसका जिक्र किया। ये एक बड़ा मुश्किल मौजू भी है कि इस पे बात करना बहुत अफसरदा कर देता है, लेकिन ज़रूरी भी है कि हम जान पाएँ कि ये कोपेमाई पे मौत जो होती है इसकी क्या चांसेस होते हैं, ये क्यों हो जाती है। तो इस पे मैं एक या दो प्रोग्राम और भी करूँगा और उसमें मैं कुछ तफसील से बताऊँगा कि जब कोपेमा पहाड़ की तरफ जाते हैं, जब बेस कैंप में होते हैं, उसके बाद उन्हें ऊपर सर करने जाना होता है, तो वो किस तरीके से बेस कैंप में जो बैठे हुए उसके बकिया टीम मेंबर हैं या गाइड हैं या राब्ता अफसर हैं, लाइजन ऑफिसर हैं, उनको वो वसीयत भी दे कर जाते हैं कि अगर हम वापस ना आए तो ये हमारी वसीयत है। तो जब वापस आते हैं तो उस वसीयत को पकड़ के फिर रोते भी हैं। मुझे याद है मैं एक दफ़ा स्पेनिश टीम के साथ था नागा पर्वत दियामिर बेस कैंप पे, तो वो 4 दफ़ा क्लाइंब करने गए लेकिन कैंप 3 से ऊपर नहीं जा सके, वापस आ जाते थे। जब भी जाते थे मुझे वसीयत अपनी पकड़ा के जाते थे और वीडियो बनती थी। वापस आते थे वो अपनी वीडियो डिलीट कर देते थे। फिर एक दफ़ा जाते हुए मुझे पकड़ाते थे, फिर एक नई वीडियो बनती थी, फिर चले जाते थे। लेकिन वो सर नहीं कर पाए तो वापस आया तो उन्होंने जो आखिरी वसीयत थी वो भी उन्होंने वीडियो डिलीट कर दी। तो बताने का मकसद ये है कि जब ये जाते हैं तो आखिरी जो हद होती है कि अपनी वसीयत भी तैयार करके दे कर जाते हैं। ये इतना मुश्किल काम है और इतना हिम्मत वाला काम है। चलें, इस पर फिर दोबारा मैं आपसे बात करूँगा। अब तक की जो पहाड़ों के ऊपर अमवात वो मैंने आपको बताई, और ये सिलसिला सिर्फ मैंने K2 की वजह से शुरू किया कि लोग जानना चाहते थे कि K2 पर जो हादसा हुआ है ये इसकी क्या खौफनाकी है और क्या इस पे तफसील है। तो उसी पे सो मैंने लेट करते हुए पीछे की तरफ गया हूँ और मैंने आपको पहाड़ों के ऊपर हलाकतों की जो बताई है, तादाद बताई है, और K2 का मैंने आपको बताया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे साथ रहिएगा। अगला प्रोग्राम लेके मैं फिर हाज़िर हूँगा। अल्लाह हाफिज़।